फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। हमने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें हमने कल 5 एडजस्टमेंट्स समझ ली थी। आज हम इस चैप्टर में जो लास्ट एडजस्टमेंट आ सकती है क्वेश्चन में वो समझने वाले हैं। लास्ट एडजस्टमेंट हमारी कल बचती थी, मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो वो एडजस्टमेंट क्या होती है बेटा, ध्यान से समझना। पहले उसका लॉजिक बताऊंगा, अल्टीमेटली आपने उसका ट्रीटमेंट याद ही करना है सब बच्चों ने। क्या है वो एडजस्टमेंट? सपोज लिखा है परचेज मशीनरी, बिल्डिंग या कंप्यूटर। आप सिंपल सी बात क्या रखेंगे, कोई एसेट खरीदा, उसमें बाईसाइकिल भी हो सकती है, उसमें मोटरसाइकिल भी हो सकती है, कोई भी आप फिक्स एसेट खरीद रहे हैं। परचेज मशीनरी या कंप्यूटर ऑन 1 अक्टूबर 2017 फॉर रुपीज 1 लाख was charged to revenue, या फिर लिखा है was charged to profit and loss account. Depreciation is to be charged at the rate 10% per annum on written down value method. इस ट्रांजैक्शन का मतलब समझते हैं बेटा। मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब देंगे आप सब कि जब आप कोई एसेट खरीदते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे उसमें मशीनरी हो, वो फिक्स एसेट आप कौन से अकाउंट में शो करते हैं जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट? मशीनरी वगैरह अगर परचेज करते हैं तो कहां लिखते हैं आप उसे? बैलेंस शीट में एसेट साइड खरीदते हैं, क्योंकि एक एसेट है। एसेट बैलेंस शीट में जाते हैं सारे। हमारे से गलती हो गई है, हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बॉस देखो क्या कर रहा है, परचेज करी है मशीनरी 1 लाख की 1 अक्टूबर को, बॉस चार्ज्ड टू रेवेन्यू। हमने उसे गलती से रेवेन्यू या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस एक ही होता है, हमने गलती से उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। आप सोचो एक एसेट है, एसेट तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए था और हमने गलती से उसे क्या मान लिया, एक खर्चा मान लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस वाली साइड लिख दिया होगा, एक्सपेंसेस वाली साइड। समझ रहे हो जी? तो प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो बैलेंस शीट में एसेट कम हो गए, दूसरा अगर मैं उसे एसेट मानता तो क्या होता, एसेट तो बढ़ते ही लेकिन उसका डेप्रिसिएशन माइनस होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। समझ रहे हैं? तो 2 गलतियां हो गई, एक तो बैलेंस शीट का एसेट कम हो गया, दूसरा हमारा जो प्रॉफिट में से डेप्ट माइनस होना चाहिए था वो माइनस नहीं हुआ। तो अब इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, जिस साल में ये लॉस हुआ है, जिस साल में ये एसेट खरीदा है, उस साल के प्रॉफिट में एसेट की वैल्यू को तो प्लस कर दूंगा, ठीक है, और उसके डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन उस साल तो माइनस होगा ही, उसके बाद आने वाले हर साल में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है। भाई मशीनरी ले ली आपने, कोई एसेट खरीद लिया, कोई बाइक खरीद ली, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट तो हर साल होगी ना, तो डेप्रिसिएशन तो हर साल रहेगा, लेकिन एसेट की वैल्यू जिस साल में गलत हुई है उस साल में प्लस करेंगे और डेप्रिसिएशन आने वाले हर साल में से हम माइनस करते चले जाएंगे। क्लियर? अगर मैं जैसे कल जो क्वेश्चन था हमने किया, बता रहा हूं बेटा, मान लो आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट, 31 मार्च 17 का प्रॉफिट, 18, 19, 20। एक मिनट चलो, अगर हमारे पास क्वेश्चन में सपोज ये 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और ये एडजस्टमेंट दी हुई है 1 अक्टूबर 2017 में आपने एसेट खरीदा, तो इसकी वजह से कौन से साल का प्रॉफिट डिस्टर्ब हुआ होगा? 31 मार्च 2018 का। सोचो आपने अक्टूबर 17 में खरीदी थी, अक्टूबर 17 का मतलब मार्च 17 वाला साल तो खत्म हो चुका होगा।
आप सेशन के बारे में सोचो ना। अक्टूबर 17 का एंड अब कब आने वाला है? अक्टूबर 18 में आने वाला है भाई साहब। ठीक है भैया। ये जो 17 का ईयर एंड हुआ है ये तो खत्म हो चुका। टाइम नहीं सोच पाते बच्चे। 31 मार्च 2017 आपने कब खरीदी थी एसेट? 1 अक्टूबर 2017। तो ये पिछले साल के प्रॉफिट को थोड़ी इफेक्ट करा होगा इसने। इसने कौन से साल के प्रॉफिट को इफेक्ट किया होगा? 31 मार्च 18। ठीक है, तो हम 18 के प्रॉफिट में प्लस कर देंगे 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन। 1 लाख का 10% 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि अक्टूबर में लिया था हमने। बेटा यहाँ समझ लो, आपस में बाद में डिस्कस करेंगे। भैया मेरी 31 मार्च 2017 बोलता क्या परचेज होती है? तो 31 मार्च 17 में परचेज हो रही है। तो बेटा ऐड तो 31 मार्च 17 में होती, लेकिन डेप्ट 31 मार्च 18 में लगता, क्योंकि यूज तो वो अगले साल ही होगी ना। आप आखिरी दिन खरीद रहे हो, तो उसका डेप्ट तो नेक्स्ट ईयर से क्लेम होगा ना बेटा। ऐसा भी पॉइंट है। आपको ऐड किस दिन करना है? जिस दिन आपने खरीदी उससे आने वाला एंड जो ईयर होगा उसमें ऐड होगा। समझ रहे बात को? तो हमने अक्टूबर 17 में खरीदी, उससे अगला एंड कौन सा है? 31 मार्च 18 ऐड हो गया। इसका डेप्ट हम यहाँ पे माइनस करेंगे 5000। ये मैंने बता दिया 5000 कैसे निकलना है। 1 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर में खरीदी है। ठीक है, अब मुझे आने वाले हर साल में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अगले साल का डेप्रिसिएशन होगा 9500। क्यों? मेथड का नाम क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये मेथड क्या कहता है कि सर जितना पहले साल मशीन थी उसमें से पहले साल का डेप माइनस करो, जो बचेगा उसका 10%। 95,000 का 10%, 9500 हो गया। समझ गए? पक्का? अब इसमें से 9500 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 85,500। इसका 10% ये नेक्स्ट ईयर 85,50। ठीक है, तो अगर मुझे इस ट्रांजैक्शन को याद करना है एडजस्टमेंट के रूप में, तो जिस साल एसेट खरीदा उस साल के एंड में एसेट की वैल्यू ऐड हो जाएगी और डेप्रिसिएशन आने वाले हर साल में से माइनस होगा। और अगर ये मेथड रिटन डाउन की बजाय स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो डेप्रिसिएशन हर साल में से सेम वैल्यू माइनस होती। भाई पहले साल तो 5000 ही आता क्योंकि 6 महीने का था, फिर अगले साल कितना आता? 1 लाख का 10% 10,000, फिर अगले साल फिर 1 लाख का 10% 10,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर डेप लगेगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात आपको? ये एडजस्टमेंट समझ आ गई? ये उसी एडजस्टमेंट में एक और पार्ट होता है। क्लियर? ये जो मेरा मेथड था उसकी लास्ट एडजस्टमेंट थी। अभी हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा इसकी फोटो क्लिक कर लो एक बार। मिल जाएगी फोटो, चलो जल्दी क्लिक कर। बेटा नेक्स्ट मेथड जो आज हमने स्टार्ट करना है दैट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, 1 मिनट क्लास पॉज कर। नेक्स्ट मेथड जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड में जो हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए, वो 4 स्टेप्स पहले समझते हैं हम। क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड में पहले निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। बेटा एवरेज प्रॉफिट का मेथड जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NRR भी बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कोई भी परसेंटेज दी है गुडविल वाले क्वेश्चन में, किसी भी नाम से दी है, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसको हम NRR बोलेंगे। अब परसेंटेज है इसलिए अपॉन में 100 लगा दिया। ठीक है, ये तो समझ आ गया सबको। कोई भी परसेंटेज किसी भी नाम से हो, दैट विल बी NRR। अब बात आती है सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूले हैं दो, बहुत इजी फॉर्मूले हैं, हम रेशियो वाले चैप्टर में समझ चुके हैं ऑलरेडी। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, या फिर और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व। या तो आपको कैपिटल और रिजर्व्स दिए होंगे पार्टनर्स के, या फिर एसेट्स और लायबिलिटी, दोनों में से एक फॉर्मूला लगाएंगे, आपका क्या आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आ गया सबको। फॉर्मूले का सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले दो, एसेट माइनस लायबिलिटी या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। इसके बाद मेरे पास आता है स्टेप 3। स्टेप 3 इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट यानी कि स्टेप 1 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि स्टेप 2। जो आपने एवरेज निकाला होगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। फिर हम स्टेप 4 में गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। यस, समझ आया बेटा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें आपको गुडविल दे रखी होगी, कहेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालो, गुडविल दी हुई है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देके रखेंगे, कहेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो आप रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। रिवर्स ऑर्डर में सिर्फ वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको फॉर्मूले का सीक्वेंस पता होगा, वरना क्या होगा, गुडविल दी हुई क्या करना है, गुडविल तो दी हुई निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट। ओहो, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले? तो आपको सीक्वेंस पूरे एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पहले एवरेज प्रॉफिट उसका फॉर्मूला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलेगी। तीसरा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, फिर गुडविल। आपको गुडविल दी हुई है, इधर देखें, गुडविल दी हुई है, साथ में नंबर ऑफ ईयर परचेज देके रखेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब वो आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एसेट और लायबिलिटी देके रखेंगे, एसेट लायबिलिटी से कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सुपर प्रॉफिट आपने यहां से निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट यहां से निकाल लिया, इससे एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज करेंगे आपको। अगर आपको क्वेश्चन सीक्वेंशियली फॉर्मूले याद है, इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, और इस मेथड में जो एडजस्टमेंट्स हैं वो एडजस्टमेंट बिल्कुल सेम है जो हमने कल 5 और 1 अभी खत्म करी। कोई और एडजस्टमेंट इस पूरे चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो आपको सेम फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।